हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कीज गर्ल। और आज मैं आपको कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं बताने वाली हूँ। आज एक डिफरेंट टॉपिक है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे क्वेरीज पूछ रहे थे कि कैसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट करें और क्या स्टेप्स होने चाहिए, पहला स्टेप क्या हो, ऐसा कुछ। तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, मैं कोई कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का सीरीज़ स्टार्ट नहीं की हूँ जो मैं मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में आपसे बिल्कुल अच्छे से बता सकूँ। लेकिन हाँ, जितनी मुझे नॉलेज है एक बिगिनर, ठीक है, एज अ बिगिनर, क्योंकि एज अ बिगिनर जैसे कोई स्टूडेंट है उसको क्या करना चाहिए, जितनी मुझे नॉलेज है उतना मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो ये जो वीडियो है वो मैं सिर्फ रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे क्वेरीज पूछ रहे हैं और वो क्वेरी एफबी पे और जो लिंक्डइन पे प्रोफाइल पे मेरे आ रहा है, और काफ़ी सब लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कैसे स्टार्ट करें, तो मैं बता रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं है सीरीज़, वो एज अ पार्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है, ठीक है। मैं जीएफजी वेबसाइट में वेबसाइट के जो मस्ट डू, जीएफजी के जो मस्ट डू कोडिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, कंपनी ओरिएंटेड टू प्लेस फॉर द प्लेसमेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है, उसके लिए मैं वीडियोस बना रही हूँ, उसके लिए मैं वीडियो सीरीज शुरू की हूँ, तो वो मैं कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं कर रही हूँ। सो अब कंपनी में जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो एक तरीके से लॉजिक बिल्ड और थॉट प्रोसेस वाला ही पूछा जाता है, तो एक तरीके से उसको, उस लॉजिक को और जो थॉट प्रोसेस को पाने के लिए हमें थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ना पड़ेगा। सो सबसे पहले तो ये चीज़ है, जो लोग शुरू करना चाहते हैं, जो लोग बिल्कुल एज अ बिगिनर हैं और एज अ बिगिनर वो स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए। तो मैं 5 स्टेप बताने वाली हूँ यहाँ पे, और उन 5 स्टेप में उनको क्या करना चाहिए, तो उस पर उन्हें ध्यान देना चाहिए, ठीक है। सो पहला जो स्टेप ये है, पहला स्टेप जो पहली बात तो हाँ, जो 5 स्टेप है मेरे, उसमें से 3 स्टेप जो है वो मेरे लर्निंग फेज़ के हैं, और जो लास्ट के 2 स्टेप है वो मेरे इम्प्लीमेंटेशन फेज़ के हैं, ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई लर्न आप कितना कर रहे हो, लर्न कर रहे हो तभी आपके अंदर जो है इम्प्लीमेंटेशन वाला फील आएगा, ठीक है। सो पहला जो मेरा स्टेप है, पहला जो मैं मतलब सोचती हूँ कि ये होना चाहिए और होता भी है, बहुत ही कॉमन चीज़ें जो मैं बताने वाली हूँ आपको हर कहीं अवेलेबल होगा, बस मैं रिक्वेस्ट की बेस से बना रही हूँ वीडियो। तो पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपको पर्टिकुलर एक अच्छे से एकदम क्या होना चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। वो लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो है वो आपको आपके लिए कंफर्टेबल होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, कुछ भी आपको जो चूज़ करना हो कि कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल होते हो, कोडिंग करते हो, कौन सी लैंग्वेज आपको सिंपल लगती है, ठीक है, तो वो आपको चूज़ करनी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो सी हो सकती है, C++ हो सकती है, जावा हो सकती है, पाइथन हो सकती है, ठीक है। अभी तक जितने भी हमारे जो कोडिंग कॉम्पिटिटिव कोडिंग करने के लिए जो प्लेटफॉर्म है, जैसे कि हैकर रैंक हो गया और कोड फोर्सेस हो गए, और उसके बाद जो लीड कोड हो गया, जीएफजी अपना समझ लीजिए, तो ये सारे जो इनमें कोड एडिटर है जहाँ पे हम लोग जाके कोड करते हैं, वहाँ पे सी भी अलाउ होता है कहीं कहीं, ठीक है, सी भी होता है, C++, तो मस्त C++ तो हर जगह अलाउ होता ही है, ठीक है, और जावा और पाइथन, ठीक है। उसके अलावा सी हैज़ वगैरह वो शायद मुझे पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ ये 4 लैंग्वेज में काफ़ी मतलब आपको वो बोलते हैं कि ऑप्शन देते हैं कि आप किसी में भी कर सकते हो, तो आप कर लो, ठीक है। तो कोई भी एक पर्टिकुलर एक लैंग्वेज चूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप तो यही है कि आपको कोई ना कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए और अच्छे से आनी चाहिए। अच्छे से का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम उसमें परफेक्शन ढूंढने लगो, परफेक्ट नहीं बनना है, ठीक, परफेक्ट नहीं बनना है, ठीक है। जितना आप बहुत ही बेसिक नॉलेज को एकदम शार्पली मतलब एकदम शार्पली उसको क्या करना है, सीखना है, ठीक है। आपने छोटी सी चीज़ सीखी लेकिन उसको आपने बहुत ही बार प्रैक्टिस किया, ठीक है, आपके दिमाग में वो चीज़ है कि हाँ ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक नॉलेज आपको प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज आप सीखोगे उसके बारे में बेसिक्स पता होने चाहिए, और ऐसा नहीं कि कोड कर रहे हो आपको फॉर लूप भी पता नहीं, फॉर लूप क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पहले से बेसिक में पता होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें क्या हो सकती हैं, आपको फॉर लूप के बारे में पता होना चाहिए, वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है, इनिशियलाइज कैसे करते हैं, और स्विच स्टेटमेंट कैसे यूज़ करते हैं, और इफ़ एल्स कंडीशन कब यूज़ करते हैं, ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट कब यूज़ करते हैं। तो ये सब छोटी छोटी बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। कोड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे हम लोग इनपुट कराते हैं यूज़र से, और कैसे हम लोग प्रिंट कराते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही बेसिक नॉलेज है, ये सब सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए पहले से, ठीक है। सो दूसरा ये तो हो गया हमारा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप जो है वो ये है, दूसरा स्टेप कि आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। सो कुछ नहीं, आप बिल्कुल जाओ यूट्यूब पे ट्यूटोरियल ढूंढो हर कहीं, ठीक है, वहाँ पे देखो कि कोड आप जब भी लिखते हो एक लाइन का कॉम्प्लेक्सिटी कितना टाइम लग रहा है, उस लाइन को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है कि एक्स्ट्रा स्पेस हमें कितना लग रहा है इस कोड को यूज़ कर इस कोड को एग्जीक्यूट करने में, ठीक है। सो
काफ़ी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे माइंड करने वाली चीज़ है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का मतलब ही यही है, ठीक है। जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग होती है उसमें हम लोग टाइम और स्पेस वगैरह इतना नहीं देखते, हम सीधे कोड करते हैं, ठीक है। ब्रूट फोर्स मेथड किया, बहुत ही ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ एन क्यू में हमारा आंसर आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व होना चाहिए। नॉर्मल प्रोग्रामिंग ये होती है, ठीक है। जो हमारी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग होती है वो ये होती है कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है विथ इफिशियंट वे, ठीक है। इफिशियंट वे में, ऑप्टिमाइज मैनर में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। और जो ऑप्टिमाइजेशन, जो हमारी टेक्निक होगी वो कब काम आएगी? वो तभी काम आएगी जब हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कम से कम टाइम में वो कोड एग्जीक्यूट हो और कम से कम स्पेस हमारा उसमें यूज़ हो, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें होती हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए। और जो कंपनी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो इसी रिलेटेड पूछे जाते हैं कि आप, जैसे कि उन्होंने कुछ भी क्वेश्चंस पूछा, ठीक है, तो उन्होंने वो सबसे पहले आपसे यही बोलेंगे कि अच्छा ये क्वेश्चन आप करिए, तो आप उसको ऐसे एज अ एकदम होता नहीं है कि नेव अप्रोच या फिर ब्रूट फोर्स अप्रोच आप उनको बता रहे हो, ठीक है। तो वो बोलेंगे कि अच्छा ये जो आपने अप्रोच बताई है ये तो ऑर्डर ऑफ एन क्यू में सॉल्व होगा, अब क्या आप इसको एन लॉग एन में सॉल्व कर सकते हो? तो ये सारी चीज़ें वो आपसे बोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में जानना और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में जानना, ठीक है। सो जितने भी आप देखो उठा करके जीएफजी के जो मस्ट डू क्वेश्चन है, जो कंपनी के प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उनको उठा करके देखोगे तो आप देखोगे कि उसमें क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दिया रहता है कि हम भाई हमें इतने गिवन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिमिट में ही हमें क्या करना है, कोड को एग्जीक्यूट कराना है, ठीक है। सो आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिक नॉलेज के बारे में आपको आना चाहिए, ठीक है। सो अगर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में कुछ जानना हो या फिर कुछ क्वेरी हो तो आप मतलब मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, बता सकते हो, तो मैं वो सीरीज़ भी स्टार्ट कर सकती हूँ, ठीक है। सो मैं तो हर तरीके से आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। सो ये दूसरा स्टेप हो गया, ठीक है। पहला स्टेप कोई भी आपको लैंग्वेज चूज करनी है, दूसरा स्टेप ये कि आपको स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में जानना है, ठीक है। और थर्ड स्टेप जो है वो हमारा क्या, आपको जो बोलते हैं कि प्रोग्रामिंग का जो हार्ट है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का जो एक दिल होता है वो क्या है, वो यही है, आपको डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम में कमांड लानी है, ठीक है। तो आपको डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम के बारे में जानना होगा। जैसे कि हम लोग कोड क्यों कर रहे हैं, हम लोग प्रोग्रामिंग क्यों कर रहे हैं, ठीक है, अपने जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, इन ऑनलाइन मैनर, ठीक है। तो इस तरीके से उसको हम सॉल्व करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम लैंग्वेज सीख लिए, सब कुछ सीख लिए, हमारा लॉजिक जिसके लिए हम काम कर रहे हैं वही नहीं होगा तो हम कैसे, क्या यूज़ है इस चीज़ का, है ना। तो बस हमें क्या करना है कि डेटा स्ट्रक्चर किस तरीके से, डेटा कौन सा डेटा एरे है, स्ट्रिंग है, क्यू है, लिंक लिस्ट है, ट्री है, ठीक है, और डायनामिक प्रोग्रामिंग है, इस तरीके के सारे हमें डेटा स्ट्रक्चर और जितने भी उसके अंदर जो भी हमारी एल्गोरिदम काम करती हैं वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए और इसके बारे में बहुत ही अच्छे से आपको आना चाहिए। तो ये नहीं है कि आप हर एक चीज़ उठाओ, पूरा कंप्लीट करो और फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आओ, ऐसा कुछ नहीं है। आप हर चीज़ की बेसिक नॉलेज लो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप बेसिक नॉलेज लो, उसके बाद आप अच्छे से कोड कर सकते हो, ठीक है। सो ये थर्ड स्टेप था, आपको डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम के बारे में जानना होगा, सीखना होगा कि किस तरीके से कौन सी एल्गोरिदम वर्क करती है और कहाँ करती है, ठीक है। तो जैसे कि आप एक फॉर एग्जांपल मैं बता देती हूँ, जैसे कि आप एक स्ट्रिंग का टॉपिक ले लीजिए, ठीक है। तो स्ट्रिंग में क्या होता है कि हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं, उन जो कैरेक्टर की जो वैल्यू होती है, स्काई वैल्यू, वो वैरी कहाँ से कहाँ तक करती है, 0 से 255 तक, ठीक है। तो अगर जैसे हम बोल दें कि भाई शॉर्टिंग एक एल्गोरिदम है, ठीक है, हमें क्या करना है कि गिवन एक हमारी स्ट्रिंग दी हुई है, नंबर दिए हुए हैं काफ़ी, तो हमें बोलना है कि भाई इसको शॉर्ट करके दिखाओ, ठीक है। सो स्ट्रिंग के केस में क्या होगा कि अगर वो स्ट्रिंग है हमारी और उसको मुझे शॉर्ट करना है तो क्या होगा, एक नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, एक नॉर्मल बच्चा जाएगा, उसको शॉर्टिंग एल्गोरिदम लगाएगा, उसको शॉर्ट करेगा, और जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में आएगी। कोई बोलेगा कि इसको भाई ऑप्टिमाइज करो, तो वो बोलेगा कि ठीक है मैं मर्ज शॉर्ट या क्विक शॉर्ट लगा देता हूँ, तो मर्ज शॉर्ट लगा देगा तो एन लॉग एन हो जाएगा, ठीक है। और जो C++ में इनबिल्ड जो लाइब्रेरी है, STL लाइब्रेरी, जो उसमें बहुत सारी, तो C++ में तो भर के है, तो अगर उससे हम लोग शॉर्ट करेंगे एक लाइन में, शॉर्ट फंक्शन डाला तो आराम से एन लॉग एन उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती, तो उससे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन जो है नॉर्मल शॉर्टिंग के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। लेकिन स्ट्रिंग के केस में क्या है, उसको हम लोग और अच्छे से इफिशियंट वे में सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में उसको सॉल्व कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ एन टाइम में उसको सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे,
वो कैसे, क्योंकि हमें इतना पता है कि भाई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में जो आस्काई जो हमारी स्ट्रिंग की जो कैरेक्टर्स हैं उनके जो वैल्यूज़ हैं वो 0 से 255 तक वेरी कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा साइज़ जो है वो एक तरीके का फिक्स साइज है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे काउंटिंग जो शॉर्ट होता है उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। उसको यूज़ करके हम उसको ऑर्डर ऑफ एन में शॉर्ट कर सकते हैं। तो बस यही एक लॉजिक है। हमें अगर पहले से लिमिट पता होगा कि हाँ भाई ये लिमिट है यहाँ तक की, तो हम लोग उसको एक डिफरेंट वे में शॉर्ट कर सकते हैं, डिफरेंट वे में अप्रोच लगा सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी और बस हमें यही चीज़ें सीखनी है, ठीक है। तो ये 3 स्टेप हो चुके हैं। अब इसके बाद ये लर्निंग फेज था हमारा, और अब जो मैं 4th स्टेप बताने वाली हूँ वो इम्प्लीमेंटेशन फेज है। उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं कोडिंग वाले, कॉम्पिटिटिव कोडिंग वाले जो प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि हैकर अर्थ हो गया, हैकर रैंक हो गया और लीड कोड हो गया, GFG जो अपना है वो हो गया, ठीक है। तो सारे कोड फोर्सेस हो गए, इन सारे प्लेटफॉर्म में आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। ये नहीं करना है कि आपको पहले ही पूरा आप हार्ड लेवल वाले उसमें पहले से मेंशन, आप वहाँ पे जाके रजिस्टर तो करो, ठीक है। आप वहाँ पे जाओगे, लॉगिन करोगे, रजिस्टर करोगे अपने आप को, तो आप वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखोगे, बहुत सारे वेरिएशन देखोगे। सिंपल क्वेश्चन होंगे, मीडियम लेवल क्वेश्चन, वहाँ पे कंपनी वाइज क्वेश्चन होंगे। सो इतना सब कुछ होगा वहाँ पे, तो आप काफ़ी अच्छे से वहाँ पे जाके अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और इतना सब होने के बाद जो हमारा 5th स्टेप होगा, 5th वाला स्टेप जो होगा वो ये होगा कि आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। मींस आपको रोज डेली प्रैक्टिस करना है, एक भी दिन छोड़ना नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम जोश में होते हैं तो हम बोलते हैं नहीं दिन रात हमें पिक करके पढ़ना है, और उसके बाद नेक्स्ट डे क्या होता है कि बीमार पड़ जाते हैं, फिर कुछ हो जाता है और सोचते हैं कि अरे यार आलस आता है कि कल करेंगे। तो इस तरीके से नहीं करना है। भले ही आप आधे घंटे दो, 40 मिनट्स दो, 45 मिनट्स दो, कितने भी बहुत ही कम टाइम दो, लेकिन आप भले ही एक क्वेश्चन सॉल्व करो या आधा क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन उसको करो, ठीक है। कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। तो कीप डूइंग प्रैक्टिस, उसके बाद कंसिस्टेंसी, ये आपके जो इम्प्लीमेंटेशन फेज में है वो ये चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे